हेलो लीगल लर्नर्स, ये वीडियो इस लेक्चर सीरीज़ की लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 32, वेरियस रिट्स, क्यूरेटिव पिटीशन एंड बहुत सारे लैंडमार्क केसेस। सो लेट्स बिगिन। आर्टिकल 32 हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। इसे बाबा साहेब द्वारा हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। आर्टिकल 32 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग किसी पर्सन का कोई फंडामेंटल राइट वॉलेट होने पर वो इस आर्टिकल की हेल्प से सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है और वहीं आर्टिकल 226 की हेल्प से हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है। वहीं आर्टिकल 32 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के पास रिट इशू करने की पावर है। रिट्स जैसे कि हबिस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्च्योररी एंड क्यो वारंटो, जो कि इस क्लॉज के अंडर मेंशन्ड हैं। आर्टिकल 32 क्लॉज 3 ये बताता है कि आर्टिकल 139 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि आर्टिकल 32 क्लॉज 2 में मेंशन्ड सुप्रीम कोर्ट की सारी एक्सेसिबल पावर्स को अपनी जुरिस्डिक्शन के अंडर किसी भी अदर कोर्ट को एम्पावर कर सकती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो पार्लियामेंट हाई कोर्ट को भी रिट इशूइंग पावर दे सकती है। हाई कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट जो कि केवल फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए रिट इशू करती है और वहीं हाई कोर्ट जो कि फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के साथ साथ किसी और भी मैटर को चेक करने के लिए रिट इशू कर सकती है। आर्टिकल 32 क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग ये हर नागरिक का अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट के अप्रूवल से इन राइट को सस्पेंड भी किया जा सकता है। ये रिट होती क्या हैं? रिट कोर्ट द्वारा इशूड कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर हो सकती हैं। रिट्स केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही इशू कर सकते हैं अंडर द आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये ऑर्डर और रिट में क्या डिफरेंस हो सकता है? रिट्स जो हैं वो किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी को दिलाने के लिए इशू की जाती हैं और वहीं ऑर्डर किसी भी मैटर के लिए कोर्ट द्वारा दिया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन में भी डिफरेंस देखें तो हमको ये क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रिट इशू करेगी और हाई कोर्ट कोई भी और मैटर से डील कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी पर्सन और गवर्नमेंट जो कि इंडियन टेरिटरी के अंडर है उस पर रिट इशू कर सकती है और वहीं हाई कोर्ट इन सभी के अलावा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बाहर भी रिट इशू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 किसी भी रिट को एंटरटेन करने से मना नहीं कर सकता। वहीं हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 रिट को एंटरटेन करने से रिफ्यूज़ कर सकती है बिकॉज आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 226 एक फंडामेंटल राइट नहीं है। रिट ऑफ हबिस कॉर्पस ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। कोर्ट इस रिट की मदद से किसी भी डिटेन्ड पर्सन को कोर्ट में पेश करने के लिए बोल सकती है। साथ ही कोर्ट डिटेंशन अथॉरिटी से उस पर्सन की डिटेंशन कॉज और लीगैलिटी को एग्जामाइन करती है। अगर डिटेंशन इलीगल पाई जाती है तो कोर्ट उस पर्सन को फ़ौरन रिहा कर देगी। ये रिट पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के अगेंस्ट इशू की जा सकती है। ये रिट वहाँ इशू नहीं होगी जहाँ डिटेंशन लॉफुल हो, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग को लेकर हो, डिटेंशन कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा किया गया हो और डिटेंशन कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर हो। ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास AIR 950। इस केस में एक पर्सन को रॉन्गफुली डिटेन कर लिया जाता है। उस पर से सारे चार्जेस हटाने के बाद भी उसे जेल से रिहा नहीं किया जाता। आर्टिकल 32 का यूज़ कर सुप्रीम कोर्ट रिट ऑफ हबिस कॉर्पस को लगाते हुए डिटेन पर्सन को कोर्ट में पेश करने का ऑर्डर देती है। लेटर सुप्रीम कोर्ट ये हेल्ड करती है कि उस पर्सन की डिटेंशन मेलाफाइड इंटेंशन से की गई है जिसके लिए उस पर्सन को फ़ौरन रिहा कर दिया जाना चाहिए। रिट ऑफ मैंडमस, इस रिट का मतलब है वी कमांड। इस रिट की मदद से कोर्ट पब्लिक ऑफिशियल को अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को सही ढंग से करने के लिए कमांड देती है। रिट ऑफ मैंडमस किसी प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी के अगेंस्ट इशू नहीं होगी, साथ ही उन डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस पर भी नहीं होगी जिन पर कोई स्टैट्यूटरी फोर्स ना हो और
ऑफिशियल्स की ड्यूटी डिस्क्रिशनरी हो। किसी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट रिट ऑफ मैंडेमस इशू नहीं करेगी। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस यानी कि जहां दोनों पार्टी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हों अपनी ड्यूटी को करने के लिए, और ये रिट प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस के अगेंस्ट भी इशू नहीं की जा सकती। एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया AIR 1981। इस केस में कोर्ट रिट ऑफ मैंडेमस के स्कोप को वाइडर करते हुए ये हेल्ड करती है कि कोई भी पर्सन पब्लिक गुड फेथ में रिट ऑफ मैंडेमस को कोर्ट में फाइल कर सकता है उन वीकर एंड डिसएडवांटेज मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लिए जो खुद से इंसाफ के लिए कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते। साथ ही इस केस में कोर्ट ने यह भी हेल्ड किया कि गवर्नमेंट फंड्स को मिस एप्रोप्रिएट होने देने से रोकने के लिए भी रिट ऑफ मैंडेमस फाइल किया जा सकता है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन, इसका मतलब है टू फॉरबिड। जनरली ये रिट हायर कोर्ट इशू करती है लोअर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स को अपनी जुरिडिक्शंस को एक्सीड करने से रोकने के लिए। ये रिट सिर्फ जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट ही इशू की जा सकती है। एस गोविंदा मेनन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1967। इस केस में सुप्रीम कोर्ट रिट ऑफ प्रोहिबिशन का यूज़ करते हुए कोर्ट को अपनी जुरिडिक्शन एक्सीड करने से रोकती है। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा करने का मेन ऑब्जेक्टिव कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स को अपनी जुरिडिक्शनल लिमिट को एक्सीड करने से प्रिवेंट करना होता है ताकि किसी भी तरह प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वोलेशन ना हो। रिट ऑफ सर्च्योररी, इसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। जनरली ये रिट हायर कोर्ट इशू करती है लोअर कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े केसेस को ट्रांसफ़र और एंटरटेन करने के लिए। साथ ही हायर कोर्ट इस रिट की हेल्प से लेटर केसेस में लोअर कोर्ट की दिए गए ऑर्डर को स्क्वैश भी कर सकती है अगर वो जजमेंट इमोरल और मेलिफाइड हों। ये रिट एरर ऑफ लॉ को रेक्टिफाई करने के लिए इशू की जाती है। प्रीवियसली ये रिट सिर्फ जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट ही इशू की जाती थी। इन 1991 सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस रिट को एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट भी यूज़ किया जा सकता है। मानिकलाल वर्सेस प्रेमचंद संघवी AIR 1957। इस केस में अपीलेट जो कि एक एडवोकेट है उस पर मिसकॉन्डक्ट के चार्जेस लगाए जाते हैं और इंक्वायरी कमेटी बैठाई जाती है। लेटर अपीलेट रिट ऑफ सर्च्योररी का यूज़ कर ट्रिब्यूनल की दी गई जजमेंट को क्वेश कराने की रिक्वेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट में फाइल करता है। अपेलेंट का ये कहना होता है कि ट्रिब्यूनल सही तरीके से कॉन्स्टिट्यूट नहीं की गई होती है और ट्रिब्यूनल की दी गई जजमेंट बाइस होती है जिसके चलते अपेलेंट को कन्विक्शन फेस करना पड़ता है। लेटर सुप्रीम कोर्ट रिट ऑफ सर्च्योररी का यूज़ करते हुए ट्रिब्यूनल की दी गई जजमेंट को स्क्वैश कर देती है ये कहकर कि वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। रिट ऑफ क्यो वारंटो, इसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी। कोर्ट इस रिट का यूज़ कर पब्लिक ऑफिशियल से किसी भी पर्सन के किए गए क्लेम की लीगैलिटी को चेक कर सकती है। कोर्ट पब्लिक ऑफिशियल्स और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से ये इंक्वायरी करती है कि उन्होंने कोई भी सर्टन एक्ट किस बेसिस और अथॉरिटी पर किया है। ये रिट किसी प्राइवेट और मिनिस्ट्रियल ऑफिस के अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती। साथ ही रिट ऑफ क्यो वारंटो को कोई भी पर्सन फाइल कर सकता है। डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी वर्सेस नारा चंद्रबाबू नायडू AIR 1999। इस केस में अपोजिशन पार्टी के लीडर YS राजशेखर रेड्डी उस टाइम के आंध्र प्रदेश के CM नारा चंद्रबाबू नायडू के अगेंस्ट आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में क्यू वारंटो की रिट फाइल करते हैं। YS राजशेखर रेड्डी का ये कहना होता है कि CM को अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं करने के चलते उनको उनकी पोस्ट से रिमूव कर देना चाहिए। लेटर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ये हेल्ड करती है कि CM के द्वारा उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ को परफॉर्म ना करना उनके रिमूवल का एक सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है। कोई भी पब्लिक ऑफिशियल जो कि ड्यू प्रोसेस से इलेक्ट किया गया हो उसको रिट ऑफ क्यो वारंटो का यूज़ कर उसकी पोस्ट से नहीं निकाला जा सकता। अगर वो पर्सन अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ को फुलफिल नहीं करता है या करने से इनकार कर देता है तो कोर्ट रिट ऑफ मैंडेमस का यूज़ कर उस पर्सन को ऑर्डर देगी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए। व्हाट इज़ क्यूरेटिव पिटीशन? ये क्यूरेटिव पिटीशन क्या होती है? क्यूरेटिव पिटीशन का मतलब होता है किसी पिटीशन को कोर्ट में पेश किया जाता है मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होने देने से रोकने के लिए।
लिटरल सेंस में कहें तो क्यूरेटिव पिटीशन वो रिटर्न रिक्वेस्ट होती है जिसकी मदद से पिटीशनर कोर्ट के दिए गए फाइनल ऑर्डर को दोबारा से रिन्यू कराने के लिए अपील कर सकता है। क्यूरेटिव पिटीशन का कॉन्सेप्ट इंडियन लीगल सिस्टम में न्यू है, जिसको अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा के केस में इंट्रोड्यूस किया गया है। चलिए इस केस को भी देख लेते हैं। रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा AIR 2002। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये हेल्ड किया कि सुप्रीम कोर्ट की दी गई फाइनल जजमेंट जिसको दोबारा चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होने देने से रोकने के लिए कोर्ट ने इस केस में विक्टिम को क्यूरेटिव पिटीशन अलाउ कर ये कहा कि वो कोर्ट के दिए गए फाइनल जजमेंट को दोबारा से रिन्यू कराने की रिक्वेस्ट फाइल कर सकता है। साथ ही बेंच ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिए गए कोई भी डिसीजन में हुए एरर को रेक्टिफाई करना कोर्ट की लीगल एंड मोरल ऑब्लिगेशन है। कोर्ट ने कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस बताई हैं एक जेन्युइन क्यूरेटिव पिटीशन को एंटरटेन करने के लिए, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी प्रैक्टिसिंग लिटिगेंट कोर्ट की फाइनल डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकता उस केस में मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो और कोर्ट की लीगल एंड मोरल ऑब्लिगेशन बनती हो उस एरर को रेक्टिफाई करने की, साथ ही प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वोलेशन हुआ हो और दी गई जजमेंट बाइस्ड हो जिससे पिटिशनर को इशू फेस करने पड़े हों। क्यूरेटिव पिटीशन किसी सीनियर लॉयर के थ्रू कंप्लाई हो और पिटीशन अगर हो सके तो उन्हीं जजेस बेंच को एंटरटेन करनी चाहिए जिन्होंने प्रीवियस जजमेंट पास की हो। साथ ही पिटीशनर पर एग्जेम्पलरी कॉस्ट भी इम्पोज किए जा सकते हैं अगर प्ली बेबुनियाद हो जिससे कोर्ट का कीमती समय बर्बाद हुआ हो। रेस जुडिकाटा, इसका मतलब होता है मैटर्स ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। सेक्शन 11 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड इस प्रिंसिपल से डील करता है। रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा डिसाइडेड केस को दोबारा सेम लेवल पर फाइल नहीं किया जा सकता जिसमें सेम इशू, सेम पार्टीज एंड सेम टाइटल हो, यानी कि ए जो प्रीवियस केस में भी अपेलेंट था और इस केस में भी अपेलेंट हो। लोकस स्टैंडी, इसका मतलब होता है कि हु कैन अप्लाई। ट्रेडिशनल रूल की बात करें तो सिर्फ वही लोग कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं जिनका कोई राइट वॉलेट हुआ हो, यानी कि एग्राइव्ड पार्टी। लेकिन लोकस स्टैंडी के स्कोप को वाइडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन लीगल सिस्टम में PIL को इंट्रोड्यूस किया। PIL जिसको हम सोशल एक्शन लिटिगेशन के नाम से भी जानते हैं। PIL को अच्छे से समझने के लिए हमारी पुरानी वीडियो देखें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये कुछ फंडामेंटल राइट और PIL से रिलेटेड केसेस हैं जिनको आप फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए पढ़ सकते हैं। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, P नालाथम्पी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1983। इस केस में एक पिटिशनर जो कि लीगल प्रोफेशन से बिलोंग नहीं करता है वो एक PIL फाइल करता है और उसके थ्रू कोर्ट के सामने एक इम्पॉर्टेंट मैटर लाता है और जिसके लिए कोर्ट उस पिटिशनर को पिटीशन की कॉस्ट अवॉर्ड करती है। प्रोफेशनल एथिक्स, परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1989। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि ये मेडिकल प्रोफेशनल की लीगल और मोरल ऑब्लिगेशन है कि किसी भी इंजर्ड पर्सन को जल्द से जल्द मेडिकल एड दिया जाना चाहिए बिना किसी फॉर्मेलिटीज़ के। हर सिटीज़न की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हरबंस सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 1982। इस केस में यह हेल्ड हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 के पास ये पावर है कि कोर्ट सभी सर्कमस्टेंस को ध्यान में रखते हुए एक केस जिसमें ऑफेंडर को डेथ सेंटेंस दी गई हो उसकी पनिशमेंट को चेंज करते हुए उसे उम्र कैद की सज़ा भी सुना सकती है। कोर्ट का ऐसा करने का मेन पर्पस किसी ऑफेंडर की सज़ा को कम करना नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इनजस्टिस डिलीवर होने से बचाना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है हमारे पास जिसके चलते पोश एक्ट 2013 इनेक्ट हुआ। केस का नाम है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान ऑल इंडिया रिपोर्ट 1997। इस केस में एक सोशल एक्टिविस्ट का ब्रूटल गैंगरेप होता है जिसके लिए उनको कई सालों लग जाते हैं इंसाफ की गुहार करते हुए। लेटर एक ग्रुप ऑफ सोशल एक्टिविस्ट द्वारा PIL दर्ज की जाती है जिसमें एक वर्किंग वूमेन के फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने की बात उठती है और साथ ही सुटेबल मेथड्स ढूंढे जाएं जिससे ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी आ सके।
और वर्किंग वुमेन को वर्क प्लेस पे सेक्सुअली हरेस होने से बचाया जा सके, जिसके चलते कोर्ट वेरियस गाइडलाइंस एंड नॉर्म सेट करती है, जिसमें हर एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरेसमेंट होने से रोके। साथ ही कोर्ट ने सेक्सुअल हरेसमेंट की डेफिनेशन को भी डिफाइन किया और वेरियस पॉइंट्स एक्सप्लेन किए, जैसे कि प्रिवेंटिव स्टेप्स लेना, एप्रोप्रिएट वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कराना, ऑफेंडर्स के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग फाइल करना, सेक्सुअल हरेसमेंट रिलेटेड अवेयरनेस स्प्रेड करना, एक कंप्लेन कमेटी सेट करना जो कि डिसिप्लिनरी एक्शन लेगी ऑफेंडर के अगेंस्ट। इन सभी गाइडलाइंस के साथ साथ कोर्ट ने यह भी हेल्ड किया कि सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस विक्टिम के फंडामेंटल राइट टू जेंडर इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी एंड आर्टिकल 21 का वॉलेशन है। डायरेक्शन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम प्रोस्टिट्यूशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1997। इस केस में एक PL फाइल की जाती है इस रिक्वेस्ट के लिए कि गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट स्टेप्स ले वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस को प्रोस्टिट्यूशनिज्म में जाने से प्रोटेक्ट करने के लिए। कोर्ट इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट को कुछ डायरेक्शंस इशू करती है, जिसके अकॉर्डिंग वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस को न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए, जैसे कि एजुकेशन, फाइनेंशियल सपोर्ट, हाउसिंग फैसिलिटी एंड लीगल एड, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स रन कराए जाने चाहिए ताकि वो वुमेन इस फॉल प्रैक्टिस से बाहर निकल सकें और दोबारा उस प्रोस्टिट्यूशन ट्रैप में ना फंसें। साथ ही कोर्ट ने ये भी डायरेक्शंस दिए कि ऐसे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर एंड ह्यूमन रिसोर्स के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रंस में रन कराए जाने चाहिए। प्रॉपर स्टोरेज एंड सप्लाई ऑफ ब्लड बाय ब्लड बैंक्स, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑल इंडिया रिपोर्ट 1996। इस केस में पिटिशनर PL की मदद से ब्लड बैंक्स में हो रही ब्लड की डेफिशिएंसी को कोर्ट की नॉलेज में लाता है, जिसको लेकर कोर्ट सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट को फॉलोइंग डायरेक्शंस देती है कि वो टाइम बाउंड पीरियड में सफिशिएंट मेजर लें जिससे इस मेल प्रैक्टिस को जल्द से जल्द रोका जा सके। कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग स्टेट को नेशनल काउंसिल ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन नेशनल कैपिटल में इस्टेब्लिश करना चाहिए। ब्लड बैंक्स में ये प्रोग्राम लाइसेंसिंग के थ्रू गवर्न होना चाहिए एंड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स के प्रोविजंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन बनाना चाहिए। ब्लड बैंक्स में ब्लड की कलेक्शन और सप्लाई का पीरियोडिकली इंस्पेक्शन होना चाहिए और एक सेपरेट लेजिस्लेशन एनेक्ट किया जाना चाहिए जो ब्लड बैंक्स में ब्लड की स्टोरेज, सप्लाई, कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन सब को ऑपरेट करे। पावर टू अवॉर्ड कॉम्पनसेशन अंडर आर्टिकल 32, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1987। इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि अगर किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है तो अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस पिटिशनर को कंपनसेशन भी प्रोवाइड कर सकता है। आर्टिकल 32 सिर्फ फंडामेंटल राइट को वॉलेट होने से नहीं बचाता बल्कि रेमेडीज भी प्रोवाइड करता है और ये रेमेडी उसको कोर्ट दिलाता है एक कंपनसेशन के तौर पे, जो कि एप्रोप्रिएट केस को ध्यान में रखकर दिया जाता है। रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AIR 1983। इस केस में कोर्ट पिटिशनर को 30,000 की एग्जेम्पलरी कॉस्ट प्रोवाइड करती है। स्टेट अथॉरिटी की इररिस्पॉन्सिबल कंडक्ट के चलते पिटिशनर अपनी प्रिस्क्राइब पनिशमेंट पूरी करने के बावजूद तकरीबन 14 साल तक इलीगली डिटेन्ड होता है और जब ये बात कोर्ट की नॉलेज में आती है तो कोर्ट रिट ऑफ हबीस कॉर्पस का यूज़ कर उस डिटेन्ड पर्सन को फौरन रिलीज करने का ऑर्डर देती है। साथ ही कोर्ट डिटेंशन अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट लीगल एक्शन भी लेती है। इसी के साथ ही भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ J&K AIR 1985 के केस में कोर्ट पिटिशनर को 50,000 का कंपनसेशन अवार्ड करती है। उसका फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 का वॉलेशन होने के चलते। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर AIR 1989 के केस में भी स्टेट लायबल होती है 75,000 का कंपनसेशन पे करने के लिए। और सहेली वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस AIR 1990 के केस में भी कोर्ट 75,000 का कंपनसेशन पे करने के लिए गवर्नमेंट को डायरेक्शंस देती है।